मैं उसके लिए भारत सरकार की ओर से आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत इस मौके पर आज इस मौके पर हमारे कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े प्रमुख सूत्रधार आदरणीय कृष्णवीर चौधरी जी, जो भारतीय कृषक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक इसी प्रकार से इंडियन किसान यूनियन के हमारे श्रीमान बालिया जी, राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन के हमारे सभी पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय युवा वाहिनी के संयोजक और अध्यक्ष पंडित हरीश गौतम जी, अखिल भारतीय बंद परिषद के प्रमुख अरुण मुखर्जी साहब, आज आप सभी इतने सारे संगठन के कार्यकर्ता इतने दूर दराज क्षेत्र से दिल्ली पहुंचे हैं और जो एक किसान संगठन यूनियन का किसानों के प्रति, देश के प्रति, खेती के प्रति जो दायित्व का आप सब ने निर्वहन किया है, उसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से आप सब की सराहना करता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सभी एक दूसरे के पूरक हैं। हम वोट देकर किसी को प्रधानमंत्री चुनते हैं, किसी को मुख्यमंत्री चुनते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब चुने जाते हैं तो वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ठीक प्रकार से काम कर पाए, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तेजी के साथ आगे बढ़ पाए, जिन सुधारों की आवश्यकता है वो सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री हिम्मत दिखा पाए और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो काम किया जा रहा है उस काम को आगे बढ़ाने में देश के नागरिक का, किसान का, नौजवान का, महिला का जो अपना दायित्व है, उस दायित्व को समझकर तो मैं समझता हूं कि बहुत कम समय लगेगा जब देश की तस्वीर भी बदलेगी और देश की तकदीर बदलने का भी काम आजादी को 73 साल हो रहे हैं। इन 73 वर्षों में देश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से काफी कोशिशें की गई, राजनीतिक दृष्टि से भी हुई है, विद्वानों की दृष्टि से भी हुई है, वैज्ञानिकों की दृष्टि से भी हुई है और किसान और नागरिकों के परिश्रम के माध्यम से भी हुई है। और उसी का परिणाम है कि आज हम देखें तो खेती की दृष्टि से खाद्यान्न की स्थिति में हम आत्मनिर्भर ही नहीं, अधिशेष राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। और अगर इस लक्ष्य को प्राप्त हम कर पाए तो उसमें किसानों का परिश्रम है, वैज्ञानिकों का अनुसंधान है और सरकारों की कृषि हितैषी नीतियां हैं। एक समय था जब हम खाद्यान्न की दृष्टि से अभावग्रस्त थे, हमारे पास गेहूं नहीं था, धान नहीं था, दलहन नहीं था, तिलहन नहीं था, देश की आबादी ज्यों-ज्यों बढ़ रही थी, लेकिन हम अभाव से जूझ रहे थे। और इसलिए उस समय की सरकारों ने
उस समय के किसान संगठनों ने, वैज्ञानिकों ने इस दिशा में प्रयास किया कि हमें देश में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। तो हमारी जो नीतियां थी वो उत्पादन केंद्रित थी। अब उत्पादन की दृष्टि से हम सरप्लस हो गए। आप सोचिए, गेहूं और धान पर सरकारी खरीद होती है, हजारों करोड़ रुपया खरीद में लगता है, 22,000 करोड़ रुपया वेयर हाउस के किराए में लगता है और 37% खाद्यान्न प्रति वर्ष बर्बाद हो जाता है, फीक जाता है, सड़ जाता है और उसका उपयोग किसी के लिए नहीं होगा। आज जब हम आजादी के 73वें साल में बैठे हैं तो निश्चित रूप से हर सरकार की ये जिम्मेवारी है कि वो ऐसी नीतियां बनाए जिससे बर्बादी रुके, जिससे निजी निवेश बढ़े, जिससे किसानों का मंडियों में शोषण होता है किसान उससे बच सके, इंस्पेक्टर राज खत्म हो सके, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके, किसान तकनीक से जुड़ सके, किसान वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सके, अपने उत्पादन को विश्व के बाजार में बेच सके। आज इस दिशा में विचार करने की आवश्यकता है और विचार करके कानूनी रिफॉर्म करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ये रिफॉर्म आज हो, ये आवश्यकता समय की है, लेकिन इस प्रकार के कृषि सुधार हो। अभी कृष्णवीर चौधरी जी बता रहे थे कि इसी हॉल में किसानों की बैठक हुई थी और वर्षों पहले इस प्रकार के कानून बने और किसान मंडी की जंजीरों से मुक्त हो, इस बारे में विचार विमर्श हुआ था। लगातार आयोगों के द्वारा, लगातार मंत्रीगणों के द्वारा, लगातार मुख्यमंत्रियों के द्वारा, लगातार सरकारों के द्वारा यह प्रयत्न किया जाता रहा है कि इस दिशा में काम हो। लेकिन दुख इस बात का है कि यूपीए के समय मनमोहन सिंह जी, शरद पवार जी, वे भी चाहते थे कि ये कानून बन जाए, लेकिन दबाव और प्रभाव का सामना नहीं कर पाए। इसके कारण वो ये कानून बनाने का यश प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और नरेंद्र मोदी जी की कार्य पद्धति को हम जानते हैं। हमने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में भी देखा है, प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा है कि नरेंद्र मोदी जी का अपना कोई स्वार्थ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के सामने एक सूत्री कार्यक्रम है, देश का विकास और देश की जनता का कल्याण। कृषि समृद्ध हो और किसान की माली हालत सुधरे, इस एक सूत्री कार्यक्रम के प्रति हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरी तरह समर्पित है। और जब उद्देश्य परक समर्पण हो, देश परक समर्पण हो, तो फिर कोई भी ताकत अपने दबाव और प्रभाव का इस्तेमाल नेता पर नहीं कर पाती। और जब मोदी जी पर इस प्रकार के तत्वों का कोई दबाव और प्रभाव नहीं चलता, तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़ होना यह स्वाभाविक ही है। आप सबको मालूम है कि मोदी जी ने नोटबंदी की तो इस देश में कुछ लोग कहते थे अब मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उस समय भी इस प्रकार के कुछ तत्व थे जो कई बैंक की लाइन में लगकर फोटो खिंचवाकर दुष्प्रचार करने का काम किया करते थे। यूपीए सरकार जीएसटी लाना चाहती थी, ला नहीं पाई। मोदी जी प्रधानमंत्री बने
जीएसटी को लेकर आए। और आपको ध्यान में होगा, जिस दिन जीएसटी का निर्णय हुआ था उस दिन हमारे पूर्व राष्ट्रपति, यूपीए सरकार के वित्त मंत्री, वरिष्ठ नेता वो पश्चिम बंगाल में थे। और जब उन्हें मालूम पड़ा कि जीएसटी अब आ गया और बिल पारित हो गया, तो प्रणब मुखर्जी जी की प्रतिक्रिया थी कि मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन मैं नहीं कर पाया, नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया, मैं उनको इस अवसर पर बधाई। और उसी समय इस प्रकार के तमाम सारे तत्व फिर जाग उठे, बोले अब मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आपको ध्यान है उसके बाद गुजरात का चुनाव हुआ, तो लोगों को लगता था कि गुजरात का चुनाव हो रहा है, जीएसटी का प्रभाव चरम पर है और प्रतिकूलता रहेगी, तो अब तो मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात का चुनाव हार ही जाएंगे। आप जानते हैं गुजरात तो वैसे भी व्यापारिक राज्य है, कृषि प्रधान राज्य भी है, लेकिन गुजरात का जो सूरत शहर है जिसमें 10-12 विधानसभा की सीटें हैं, हम सब जानते हैं कि सूरत तो व्यापारिक जिला है ना, और जहां व्यापार होगा वहीं सबसे ज्यादा जीएसटी का प्रभाव होगा, और जीएसटी का प्रभाव अगर गलत होगा तो मोदी जी को नुकसान होगा, और अगर जीएसटी का प्रभाव गलत नहीं होगा तो मोदी जी को नुकसान नहीं होगा। गुजरात का चुनाव हुआ, सूरत जिले में हर सीट पर लोगों ने जीएसटी के पक्ष में मोहर लगाई और हर सीट पर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मोदी की लागू करो, अन्नदाता आपके साथ है। खैर 2014 से लेकर 2019 तक की यात्रा पूरी हुई। आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि नेता, सरकारें, पॉलिटिकल पार्टियां हर काम चुनाव के लिए करती हैं। इस बार 2019 में चुनाव हो गया, उसके बाद ही 370 खत्म करने का विषय आया ना। अगर मोदी जी के लिए 370 वोट का विषय होता और देश का विषय नहीं होता तो ये 2020 में नहीं 2023 में किया होता। दूसरी बार सरकार बनाने का अवसर मिला, 370 को समाप्त किया, नागरिकता संशोधन विधेयक लाए, 3 तलाक का बिल लेकर आए और कृषि सुधार कानून लेकर आए। अब 3 तलाक में कुछ मिला नहीं, क्योंकि मुस्लिम समाज की हमारी बहनें वर्षों से जो तिरस्कार झेल रही थी उनको न्याय दिलाने का मामला था। नागरिकता संशोधन विधेयक के पीछे पूरा देश खड़ा था, इस प्रकार के तत्वों ने कोशिश तो की थी। 370 के मामले में पूरा देश खड़ा था, तो उस समय ये लोग मन महसूस के रह गए। कृषि सुधार बिलों के विषय को लेकर पंजाब के राज्य में कंफ्यूजन हुआ और इस प्रकार के तत्वों को किसान का कंधा मिल गया। अब किसान का कंधा इस्तेमाल करके वह अपने मंसूबों को पूरे करने का एक असफल प्रयत्न कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 303 सीटें आपके आशीर्वाद से लेकर आज देश के प्रधानमंत्री बने। क्या नरेंद्र मोदी का नेतृत्व ऐसा कोई निर्णय कर सकता है क्या जिससे इस देश के गांव और गरीब को किसी प्रकार का नुकसान हो? कर सकता है क्या, बताइए आप। लेकिन लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार आंदोलनकारी किसानों से भी चर्चा कर रही है। हमारी कोशिश है कि किसानों से बातचीत करके इस विषय का समाधान निकाला जाए। किसान हमारे देश का अन्नदाता है
किसान का सम्मान हमारे मन में है। जो कानून आए वो किसान की समृद्धि के लिए आए, जो कानून आए खेती को समृद्ध करने के लिए आए। और जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो आत्मनिर्भर देश तभी बनेगा जब हमारा गांव-गांव और किसान आत्मनिर्भर बनेगा। और इसलिए खेती आत्मनिर्भर बने, किसानी आत्मनिर्भर बने, इसके लिए एमएसपी को 1.5 गुना किया गया। 10,000 एफपीओ बनाने का काम प्रारंभ किया जा रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड घोषित किया गया, जिसके माध्यम से अभी तक आप सब लोगों ने देखा होगा जिला स्थान पर वेयर हाउस और कोल्ड स्टोर तो दिखाई देते हैं, लेकिन गांव में कोई वेयर हाउस नहीं दिखाई देता। और गांव में वेयर हाउस नहीं है, इसलिए किसान चाहे तो भी अपनी फसल रोक पाने में सफल नहीं होता है। ये 1 लाख करोड़ रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये गांव और खेत तक वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया। एक तरफ 10,000 एफपीओ, दूसरी तरफ 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तीसरी तरफ 15 लाख करोड़ रुपया केसीसी के माध्यम से किसान के लिए, चौथी तरफ पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष किसान के खाते में डालने का काम, और 5वीं तरफ नए कानून बनाना और कानूनों में बदलाव करना। ये सारे जो प्रयत्न हैं, इन प्रयत्नों का प्रतिफल साल 2 साल में जब क्रियान्वयन के पश्चात धरती पर आएगा, तो हमारा किसान भी सीना तान कर एक बड़े उद्योगपति की तरह खड़ा होगा और ये कह सकने में सक्षम होगा कि अगर उद्योग का जीडीपी में बड़ा योगदान है, तो खेती और किसानी का भी देश के जीडीपी में बड़ा योगदान है। इस दिशा में भारत की कृषि को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ले जाना चाहती है, लेकिन विघ्न संतोषी तत्व जो हैं वो बाधा बनकर खड़े हुए हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका समर्थन, आप सबका सकारात्मक व्यवहार और आप सबकी समझ के बल पर ये कानून लागू भी होंगे, किसानों को समझाने में हम सफल भी होंगे और नया रास्ता बनेगा और भारत की कृषि आगे बढ़ेगी। इस मौके पर मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने पहले बोलने के लिए कृष्णजीत जी को इसलिए बोला कि इसके बाद एक आवश्यक बैठक थी, तो मैंने कहा हमारे राज्य मंत्री माननीय कैलाश चौधरी जी आप सबके बीच में रहेंगे, आप सबके विचारों को भी सुनेंगे और उसके पश्चात वो मुझे भी अवगत कराएंगे। आज आप सब लोग के संगठनों ने मुझे अपना समर्थन पत्र दिया है। मैं इस समर्थन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आज ही अवगत कराऊंगा और उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय किसान। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।